पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक भूगोल से पाठ 1 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो अपने पाठ की शुरुआत के लिए चलते हैं अगले पेज पर। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। शुरुआत में हम संसाधन का अर्थ समझेंगे, यानी संसाधन किसे कहते हैं वो समझेंगे। फिर हम संसाधनों के वर्गीकरण को समझेंगे। संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है कई भागों में, उसको डिटेल में समझेंगे। फिर सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। सतत पोषणीय विकास के बाद हम संसाधन नियोजन समझेंगे, यानी मनुष्य ने संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया है जो कि सही नहीं है, इसलिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता है, यानी संसाधनों का नियोजन कैसे किया जाए वो हम समझेंगे। भूमि भी एक संसाधन है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, इसके क्या कारण है और भूमि संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं उनको हम डिटेल में इस पाठ में समझेंगे। भूमि के बाद आती है मृदा। मृदा भी एक संसाधन है। मिट्टी का कई भागों में वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकरण को समझेंगे। फिर मृदा का संरक्षण कैसे किया जाए इसके बारे में भी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। यहाँ पर संक्षेप में आपको ये बता दिया गया है कि हम इस पाठ में किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगले पेज से अपने पाठ को शुरू कर लेते हैं। संसाधन। सबसे पहले हम संसाधन का मतलब समझेंगे, यानी संसाधन किन्हें कहते हैं। संसाधन का अर्थ हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे उसे संसाधन कहते हैं, यानी हर वो वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे कि हवा, पानी, पेन, किताब, लैपटॉप, रिक्शा, बस, ये सब क्या है? संसाधन है। हवा में हम सांस लेते हैं, पानी हम पीते हैं, पेन से हम लिखते हैं, किताब से हम पढ़ते हैं, रिक्शा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, यानी हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। तो ये सब क्या है? संसाधन है, यानी हर वो वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि पेट्रोल है। पेट्रोल क्या है? संसाधन है। पेट्रोल तब तक संसाधन नहीं है जब तक उसे जमीन के नीचे से निकालकर कच्चे तेल से अलग नहीं किया जाता, क्योंकि उससे हमारी किसी भी प्रकार की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही। तेल को जमीन के नीचे से निकालने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। यानी संसाधन क्या है? हर वो वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो हमारे पास, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो। मान लो कच्चे तेल को प्रौद्योगिकी की मदद से हमने जमीन के नीचे से निकाल लिया। कच्चे तेल को निकालने और कच्चे तेल से पेट्रोल को अलग करने में हमने काफी ज्यादा धन खर्च कर दिया, तो क्या ये सही है? नहीं। यानी संसाधन अफोर्डेबल भी होना चाहिए, आर्थिक रूप से संभव भी होना चाहिए। 3 मुख्य चीजें हमने इस पॉइंट में समझी है। कौन कौन सी? प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, एक तो हमने ये समझा है। दूसरा, जिसको बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। तीसरा, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो। ये 3 चीजें हमने इस पॉइंट में समझी है। चौथी मुख्य बात क्या है इस पॉइंट में कि वो वस्तु सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। इसका क्या मतलब है? देखो, हमारी जो संस्कृति है उसमें कुछ चीजों को मान्यता दी गई है, कुछ चीजों को मान्यता नहीं दी गई। जब तक हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर किसी चीज को, किसी वस्तु को मान्यता नहीं देगा, वो वस्तु संसाधन कैसे हो सकती है? क्योंकि जिस वस्तु को समाज के द्वारा मान्यता ही नहीं दी गई उसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो एक वस्तु संसाधन कब होती है? जब वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, अफोर्डेबल हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। तो संसाधन का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाए कि संसाधन किसे कहते हैं, तो इसका बड़ा सरल सा उत्तर आपको लिखना है, जो कि हमारी किताब में भी दिया गया है, जिसे हमने इस वीडियो में अच्छे से समझ लिया है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर अंतर संबंध में निहित है। इस पॉइंट का क्या मतलब है? देखो, संसाधन मानव जीवन के विकास के लिए बहुत जरूरी है। संसाधनों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? मानव के द्वारा। अब हमें किसी संसाधन का निर्माण करना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? मान लो बेड बनाना है तो प्रकृति से क्या चाहिए? लकड़ी। उसके बाद
प्रौद्योगिकी यानी बेड बनाने के लिए तकनीक, और संस्था। संस्था से क्या मतलब है? संस्था ही तो बेड को लोगों तक पहुंचाएगी। कहने का मतलब ये है कि हमारे पर्यावरण में जो भी वस्तु उपलब्ध है उसके रूपांतरण के लिए प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में अंतर संबंध होता है। यही इस पॉइंट में समझाया गया है। अब जो भी संसाधन होते हैं उनका वर्गीकरण किया गया है। उस वर्गीकरण को समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पिछले पेज में हमने क्या समझा था? संसाधन का मतलब यानी संसाधन किसे कहते हैं, क्या होता है संसाधन का मतलब, एक बार यहाँ पर दोहरा लेते हैं। हमारे पर्यावरण में जो भी वस्तु उपलब्ध है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वो वस्तु एक संसाधन है। ये हमने समझा था। दूसरा पॉइंट हमने क्या समझा था कि हमारे पर्यावरण में जो भी वस्तु उपलब्ध है उसकी रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर अंतर संबंध में निहित है। तो ये जो भी संसाधन होते हैं इनको विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, यानी संसाधनों को विभिन्न आधारों पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हम संसाधनों के वर्गीकरण को समझेंगे। हमारी पुस्तक में संसाधनों का 4 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, जैव और अजैव। समाप्यता के आधार पर नवीकरण और अनवीकरण योग्य संसाधनों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, इन 4 भागों में बांटा गया है। और विकास के स्तर के आधार पर भी 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण को समझेंगे, लेकिन अगले पेज पर। पिछले पेज में हमने क्या समझा था कि जो भी संसाधन होते हैं उनका 4 भागों में वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, फिर समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, उसके बाद स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण और अंत में विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। फिर आगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? जैव और अजैव। जैव संसाधन कौन से होते हैं? ये वे संसाधन होते हैं जिनकी उत्पत्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन होता है, यानी ये संसाधन सांस लेते हैं, वृद्धि करते हैं, जैसे कि मनुष्य, आप और मैं, वनस्पति जात यानी पेड़ पौधे, प्राणी जात मतलब घोड़ा, गधा, कुत्ता, मगरमच्छ, छिपकली, जितने भी जीव जंतु होते हैं वो प्राणी जात में आएंगे। अब अजैव संसाधन कौन से होते हैं उनको भी समझ लेते हैं। ये वे संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, यानी इनमें जीवन नहीं होता, ये सांस नहीं लेते, वृद्धि नहीं करते। कभी एक छोटा सा पत्थर देखा हो आपने और कुछ सालों बाद वो बड़ा होकर चट्टान बन गया, हुआ है कभी ऐसा? नहीं। तो अजैव संसाधन वो होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता, उदाहरण चट्टानें, धातुएं। तो ये हमने समझा उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। अब समाप्यता के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण को समझेंगे, लेकिन अगले पेज पर। आपको याद होगा पिछले पेजों में हमने समझा था कि संसाधनों का 4 भागों में वर्गीकरण किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, फिर स्वामित्व के आधार पर और उसके बाद विकास के स्तर के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसको हमने पिछले पेज में समझ लिया है। अब यहाँ पर हम समाप्यता के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण को समझेंगे। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। इनको समझने से पहले एक बार समाप्यता का मतलब समझ लेते हैं। समाप्यता का मतलब क्या होता है? संसाधन समाप्त होंगे या नहीं होंगे, यानी कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो समाप्त नहीं होते, अपने आप को पुनः पूरित कर लेते हैं। अब वर्गीकरण को समझ लेते हैं तो ये समाप्यता का मतलब जो है वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं नवीकरण योग्य संसाधन। ये वे संसाधन होते हैं जिन्हें भौतिक,
रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। यानी ये वे संसाधन होते हैं जो पुनः पूरित हो जाते हैं, पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि जल, ऐसा तो नहीं है कि हमने प्रयोग कर लिया और समाप्त हो गया, बारिश हुई फिर से जल नदियों में बहने लग जाता है। सूरज की रोशनी, ये भी एक संसाधन ही है। अब सूरज की रोशनी खत्म थोड़ी ना होती है। ऐसे ही पवन ऊर्जा, वन और वन्य जीव, ये क्या है, नवीकरण योग्य संसाधनों के उदाहरण हैं। अब ये जो नवीकरण योग्य संसाधन है, इनको सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में भी विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा है, ये पृथ्वी पर हमको लगातार मिलते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सूरज की रोशनी आज मिली और फिर कई महीनों तक मिली ही नहीं। होता है कभी ऐसा? नहीं। ऐसे ही पवन ऊर्जा है, हवा चलती रहती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नवीकरण योग्य संसाधन है, इनको सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में भी आगे विभाजित कर सकते हैं। अनवीकरण योग्य संसाधन कौन से होते हैं? ये वे संसाधन होते हैं जिनका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। यानी इन संसाधनों को विकसित होने में बहुत लंबा समय लगता है। जैसे कि धातुएं, जीवाश्म ईंधन, धातुएं भी अनवीकरणीय संसाधनों में आती हैं। जैसे कि लोहा, सोना, तांबा, एल्यूमिनियम, धातुओं को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उनको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। वो तो एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। अब जैसे कि डीजल और पेट्रोल है, गाड़ी में भर लिया, कहीं घूमकर आए और खत्म हो गया, लेकिन धातुएं एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त थोड़ी ना होती हैं। तो कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि अनवीकरणीय संसाधनों में कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे कि धातुएं। वही कुछ संसाधन ऐसे हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण हमने समझ लिया है। तो समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। समाप्यता का मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो समाप्त नहीं होते, पुनः पूरित होते हैं। ये हमने समझा समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। अब स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण को समझेंगे, लेकिन अगले पेज पर। अब तक हमने क्या समझा है कि संसाधन का मतलब क्या होता है, यानी संसाधन किसे कहते हैं। उसके बाद संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है 4 भागों में। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, फिर समाप्यता के आधार पर और उसके बाद स्वामित्व के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को फिर 2 वर्गों में बांटा गया है, जैव और अजैव। समाप्यता के आधार पर भी संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में। यहाँ तक हमने पिछले पेजों में समझ लिया है। अब इस पेज में हम स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण को समझेंगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। स्वामित्व का मतलब होता है ओनरशिप, यानी मालिकाना हक। सबसे पहले आता है व्यक्तिगत संसाधन। ये वे संसाधन होते हैं जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। जैसे कि किसान के पास भूमि है, वो उस भूमि के मालिक है। जिस घर में आप रहते हो उसके मालिक कौन है? आपके पिताजी या दादाजी होंगे। कहने का मतलब ये है कि व्यक्तिगत संसाधन वो संसाधन होते हैं जिन पर किसी व्यक्ति का मालिकाना हक होता है। व्यक्तिगत संसाधनों के बाद आते हैं सामुदायिक संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन में तो व्यक्ति का मालिकाना हक होता है, निजी स्वामित्व होता है। लेकिन सामुदायिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, यानी सभी लोग इन संसाधनों का उपयोग करते हैं। जैसे कि पार्क है, पार्क में बच्चे खेलने जाते हैं। कोई बच्चा ये कह दे कि इस पार्क में मैं अकेले खेलूंगा और कोई अन्य इस पार्क में खेलने नहीं आएगा, ऐसा होता है? नहीं, पार्क सबके लिए उपलब्ध होता है। ऐसे ही तालाब, शमशान भूमि, पिकनिक स्थल, चारण भूमि, तो ये सब सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। 2 को हमने समझ लिया है, अन्य 2 बचते हैं, उनको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पिछले पेज में हमने क्या समझा था कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत और सामुदायिक संसाधनों को हमने पिछले पेज में अच्छे से समझ लिया है। बाकी बचे 2 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, उनको हम यहाँ इस पेज में समझेंगे। तो राष्ट्रीय संसाधन कौन से होते हैं? एक देश में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं उनको राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं।
फिर वो चाहे खनिज, वन, जीव जंतु, जल, भूमि, मृदा, ये सब राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। यानी किसी देश की राजनीतिक सीमा के अंदर जितने भी संसाधन पाए जाएंगे उनको हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो भारत की राजनीतिक सीमा ये हो गई, ये जो काले रंग से दिखाई गई है। तो इस राजनीतिक सीमा के अंदर जितने भी संसाधन होंगे वो एक देश के राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। एक और बात यहाँ पर बताने वाली है, 12 समुद्री मील तक का जो महासागर का क्षेत्र होगा और इतने क्षेत्र में जितने भी संसाधन होंगे उनको भी राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है। तो भारत की राजनीतिक सीमा से समुद्र की ओर 12 समुद्री मील का जो क्षेत्र होगा, इतने क्षेत्र में जितने भी संसाधन पाए जाएंगे उनको भी राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये वे संसाधन होते हैं जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती हैं। हिंद महासागर कितना बड़ा समुद्री क्षेत्र है, ऐसा थोड़ी ना है कि वो भारत की सीमा में आता है। ऐसे ही भूमध्य सागर है, ये इतने बड़े बड़े समुद्री क्षेत्र हैं, किसी एक देश की सीमा में थोड़ी ना आते हैं। कहने का मतलब ये है कि तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे जो भी महासागरीय संसाधन होंगे वो किसी देश के राष्ट्रीय संसाधन नहीं माने जाएंगे। भारत की तट रेखा से 200 समुद्री मील यानी इस 200 समुद्री मील की सीमा से परे जितने भी संसाधन होंगे वो राष्ट्रीय संसाधन नहीं माने जाएंगे, उनको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन माना जाएगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना कोई देश इन अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का जो वर्गीकरण किया गया है 4 भागों में, किन किन भागों में, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में, उनको हमने अच्छे से समझ लिया है। अब बारी आती है विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण को समझने की। इसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। विकास का मतलब यहाँ पर है संसाधनों के डेवलपमेंट से। सबसे पहले आते हैं संभावी संसाधन। ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। यानी ये वे संसाधन हैं जो किसी क्षेत्र में पाए तो जाते हैं लेकिन इनका उपयोग हम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। उदाहरण भी दिया गया है, जैसे कि गुजरात और राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा काफी मात्रा में उत्पन्न की जा सकती है, लेकिन हम कितना उत्पन्न कर रहे हैं? बहुत कम। यानी हम इन संसाधनों का उपयोग अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। फिर आते हैं विकसित संसाधन। ये वे संसाधन होते हैं जिनका हमने सर्वेक्षण कर लिया है, यानी कोई संसाधन किस क्षेत्र में पाया जाता है ये हमने पता कर लिया है। उस संसाधन की मात्रा का भी हमें पता है, यानी हमें ये पता है कि उस संसाधन की क्वांटिटी कितनी है। साथ ही साथ उस संसाधन की गुणवत्ता का भी हमें पता है, यानी उस संसाधन की क्वालिटी कैसी है ये भी हमने पता कर लिया है। विकसित संसाधन के बाद आते हैं भंडार। ये कौन से संसाधन होते हैं? पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये संसाधन हमारी पहुंच से बाहर हैं। यानी हम इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण से समझते हैं जल। जल हमारे पर्यावरण में विद्यमान है। अब आप ये सोचोगे कि जल का तो हम उपयोग करते हैं, आपकी बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन जल 2 ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन भी ज्वलनशील है, ऑक्सीजन भी ज्वलनशील है। इनसे हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए हमारे पास तकनीक नहीं है, तकनीकी ज्ञान नहीं है। ऐसे संसाधन भंडार में शामिल हैं। फिर आते हैं संचित कोश। ये वे संसाधन है जो भंडार का ही हिस्सा है, यानी ये हमारे लिए एक कोश का काम करते हैं जिनका उपयोग हम भविष्य में कर सकते हैं। इनको बनाने के लिए हमारे पास तकनीकी ज्ञान भी उपलब्ध है। ये हो गया विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। अब देखो, जो संसाधन होते हैं वो मानव के जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है, यानी संसाधनों के बिना मानव विकास नहीं कर सकता। लेकिन हमारा ये मानना कि संसाधन प्रकृति की देन है और हम इनका
अंधाधुंध उपयोग कर सकते हैं, ये गलत है, क्योंकि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उनको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ तक हमने क्या समझा है, एक बार उसको दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने समझा संसाधन का मतलब, यानी संसाधन किसे कहते हैं ये समझा है। उसके बाद हमने ये समझा कि पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, उनकी रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के बीच अंतर संबंध से होता है। फिर आगे संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, उस वर्गीकरण को हमने डिटेल में समझ लिया है। अब बारी आती है हमारे नए टॉपिक की, संसाधनों का विकास। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से कई तरह की समस्याएं पैदा हो गई हैं। हमने ये तो समझा है कि संसाधन मानव जीवन के लिए जरूरी है, संसाधनों के बिना मानव विकास नहीं कर सकता। आज इतनी सारी गाड़ियां हम देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, इंटरनेट है, ये सब क्या है? संसाधन ही तो है। ऐसा माना जाता है कि संसाधन प्रकृति से मिलते हैं, जैसे कि जल, हवा, सूरज की रोशनी, खनिज, लेकिन इनकी भी अपनी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। यदि हम संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करते हैं तो होगा क्या? समस्याएं उत्पन्न होंगी। किस तरह की समस्याएं आएंगी, एक एक करके समझ लेते हैं। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास। प्रकृति में जो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, उनका प्रयोग करके मानव संसाधनों का निर्माण करता है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है हम संसाधनों का जरूरत के हिसाब से प्रयोग ना करके अंधाधुंध प्रयोग करें। यदि संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? संसाधनों की कमी हो जाएगी। अब मान लो एक परिवार में 4 लोग रहते हैं, चारों के पास अलग अलग गाड़ियां हैं, इनका काम 2 गाड़ियों से चल सकता है। जहाँ पर 2 गाड़ियों से काम चल सकता है, वहाँ पर 4 गाड़ियों का प्रयोग होगा तो क्या होगा? संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग ही तो हो रहा है ना। ये तो एक परिवार का उदाहरण है। कितनी सारी कंट्रीज हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, सबके बारे में हम ये नहीं कह रहे कि सब ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों की कमी हुई है। दूसरी क्या समस्या आई है? संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए हैं, जिससे समाज 2 हिस्सों, संसाधन संपन्न और संसाधनहीन में बट गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कई कई घर हैं, कई कई गाड़ियां हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं, रहने के लिए कोई घर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि संसाधन कुछ लोगों की पहुंच में है और कुछ लोगों के पास नहीं है। इससे क्या हो गया है? समाज 2 हिस्सों में बट गया है, एक संसाधन संपन्न और दूसरा संसाधनहीन। संसाधन संपन्न जिनके पास संसाधन है, और संसाधनहीन यानी जिनके पास संसाधन नहीं है। इनको अमीर और गरीब भी कह सकते हैं। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से और क्या क्या समस्याएं आई है? वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे कि भूमंडलीय तापन यानी पृथ्वी के वायुमंडलीय तापमान में बढ़ोतरी हुई है। इसका परिणाम क्या है? जो ग्लेशियर्स हैं, उनकी बर्फ पिघल रही है, सी लेवल में बढ़ोतरी हो रही है। फिर आता है ओजोन परत अवक्षय। ओजोन परत क्या करती है? सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। फिर पर्यावरण प्रदूषण, शहरों में वायु की गुणवत्ता में कमी हो रही है। दिल्ली जैसे शहर वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में काफी ऊपर है। फिर आता है भूमि निम्नीकरण, इसे हम आगे के टॉपिक में डिटेल में समझेंगे। तो संसाधन मानव जीवन के विकास के लिए अति आवश्यक है, लेकिन कुछ व्यक्तियों के लालचवश समाज 2 हिस्सों में बट गया है, एक संसाधन संपन्न, दूसरा संसाधनहीन। इसलिए विश्व में शांति बनी रहे, इसके लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए। तो हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना जरूरी है। इसके लिए सतत पोषणीय विकास की अवधारणा लाई गई। उसका क्या मतलब है, समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। देखो, एक बात तो साफ है कि मानव को जीवन जीने के लिए और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन जरूरी हैं, लेकिन समस्याएं भी आ रही हैं, जिससे भविष्य खतरे में दिखाई देता है। फिर क्या किया जाए? समस्या है तो समाधान भी निकालना होगा। तो ये कहा गया कि संसाधनों के उपयोग की योजना बनाई जाए, यानी ये प्लान किया जाए, योजना बनाई जाए कि संसाधनों का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। कई विचार निकल कर आए, उन्हीं में से एक विचार है सतत पोषणीय विकास। अब
इसका क्या मतलब है? विकास तो होना ही चाहिए लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। कहने का मतलब ये है कि जो वर्तमान पीढ़ी है उनकी आवश्यकताएं भी पूरी की जा सके, साथ ही साथ जो आने वाली पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। संसाधनों का सोच समझकर उपयोग किया जाए, इसी को कहते हैं सतत पोषणीय विकास। अब सिर्फ विचार लाने से तो कुछ नहीं होगा, उसे वैश्विक स्तर पर सब तक पहुंचाना भी है। मेरे और आपके समझने से थोड़ी ना कुछ हो सकता है, सभी लोगों को समझाने की जरूरत थी। इसलिए 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए। सम्मेलन में किन किन बातों पर ध्यान दिया गया? एक तो पर्यावरण संरक्षण, जिस तेजी से हम संसाधनों का विकास कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, इस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने की बात कही गई। और सामाजिक आर्थिक विकास की जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकाला जाए। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया। अब ये एजेंडा 21 क्या है, इसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। एजेंडा 21 इसे 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। पिछले पेज में हमने पढ़ा है। इस एजेंडा का उद्देश्य क्या था? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है, पिछले पेज में हमने समझा है। ये सतत पोषणीय विकास किसी एक क्षेत्र में या कुछ देशों में होगा तो कैसे काम चलेगा? सभी देशों में होना चाहिए। इसलिए एजेंडा 21 में भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास की बात की गई। इसका उद्देश्य क्या है कि समान हितों यानी साझा हित, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। जैसे कि पर्यावरण की समस्या है, गरीबी है, ये क्या है? भूमंडलीय समस्याएं हैं, किसी एक देश की थोड़ी ना है, यानी सबके समान हित हैं। इन समस्याओं को दूर कैसे कर सकते हैं? सब मिलकर करेंगे तभी होगा। एक उदाहरण से समझते हैं। अब मान लो आपके पड़ोस में एक प्लॉट खाली पड़ा है। आप सोचते हैं कि आपके क्षेत्र में स्वच्छता बनी रहे तो आप कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकते। वहीं आपका एक पड़ोसी है, वो क्या करता है? अपने घर का कूड़ा उस खाली प्लॉट में फेंक देता है। अब जो गंदगी होगी वो सिर्फ उसी के घर में थोड़ी ना जाएगी, आसपास के वातावरण को अशुद्ध करेगी। पड़ोसी को रोकना है कि वो कूड़ा ना फेंके, क्योंकि जो गंदगी फैल रही है वो सिर्फ आपके लिए थोड़ी ना हानिकारक है, सबके लिए है। तो सबके समान हित है कि उस प्लॉट में कूड़ा ना फेंका जाए। कूड़ा फेंकने वाले को यदि एक व्यक्ति रोकेगा तो झगड़ा हो सकता है। क्या करना होगा? सबको मिलकर उस कूड़ा फेंकने वाले पड़ोसी को रोकना होगा। यही एजेंडा 21 में बताया गया है। फिर वो चाहे पर्यावरण की समस्या है, गरीबी है, रोग है, इन समस्याओं से कैसे निपट सकते हैं? जब सब मिलकर काम करेंगे। अब एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है एजेंडा 21 में कि जो स्थानीय निकाय हैं अपने स्थानीय एजेंडा खुद तैयार करें कि वो इन समस्याओं से कैसे निपटेंगे। वो खुद सोचें और अपने एजेंडा लागू करें। तो ये सब बताया गया है एजेंडा 21 में। आगे बढ़ते हैं। देखो, मानव विकास के लिए संसाधन तो जरूरी है। हमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया है। हमारे इस लालच के कारण कई तरह की समस्याएं आई हैं। इन समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की गई, इसलिए सतत पोषणीय विकास की अवधारणा लाई गई। एजेंडा 21 को लाया गया, यानी संसाधन नियोजन की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया। सीधी सी बात है कि हम संसाधनों को भावी पीढ़ी के लिए तभी सुरक्षित रख सकते हैं जब हम संसाधनों का सोच समझकर उपयोग करेंगे। अब संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए प्लानिंग यानी नियोजन की जरूरत होगी, यानी ये योजना बनानी होगी कि हमें संसाधनों का उपयोग किस तरह से करना चाहिए। एक बात तो है कि हमारे देश में संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन संसाधनों की उपलब्धता में विविधता है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां एक तरह के संसाधन काफी मात्रा में पाए जाते हैं, वहीं दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे कि राजस्थान। यहाँ पर क्या है? पवन और सौर ऊर्जा तो है,
लेकिन पानी की कमी है। प्यास तो सबको लगती है, गला सबका सूखता है। यानी राजस्थान वाले लोगों को पानी भी तो चाहिए ना। उसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पर जाएंगे तो कोयला मिल जाएगा। फिर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ जल संसाधन काफी मात्रा में है लेकिन विकास की कमी है। अब देखो, संसाधन और विकास आपस में अंतर संबंधित है। विकास करना है तो हमें संसाधनों की जरूरत होगी, हमें संसाधनों की अदला बदली करनी पड़ेगी। जैसे कि राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है लेकिन पानी की कमी है, तो राजस्थान की पानी की जरूरत को पूरा करना होगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी एक संसाधन से किसी क्षेत्र का विकास किया जा सकता है, ऐसा संभव है? अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ सड़क बनानी है, सिर्फ पानी से थोड़ी ना बनेगी, और भी सामान चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? संसाधन नियोजन, यानी राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की जरूरत है। ये तो हमने समझा कि संसाधनों के बिना विकास संभव नहीं है। अब भारत में संसाधन नियोजन कैसे किया जाता है उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। भारत में संसाधन नियोजन 3 सोपान हमारी पुस्तक में दिए गए हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, यानी किस क्षेत्र में कौन सा संसाधन पाया जाता है उसकी पहचान करना। साथ ही साथ सर्वेक्षण करना और गुणवत्ता के बारे में पता करना कि किस प्रकार की गुणवत्ता का संसाधन है और मात्रा का अनुमान लगाना, ये सब काम होते हैं। दूसरा, संसाधन के बारे में तो हमने पता कर लिया कि किस क्षेत्र में है, कितनी मात्रा में है और गुणवत्ता कैसी है। उसके बाद बारी आती है उसे निकालने की। तो प्रौद्योगिकी चाहिए, कौशल चाहिए, यानी किस तरह की प्रौद्योगिकी चाहिए, किस तरह के कौशल वाले लोग चाहिए। संस्थागत नियोजन ढांचा, ये सब दूसरे सोपान में आते हैं। संसाधन के बारे में हमने पता कर लिया, फिर उसे निकाल भी लिया। तीसरा, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय लाना है, यानी आपस में जोड़ना है। ये हो गया तीसरा सोपान। ये 3 सोपान हमने समझे भारत में संसाधन नियोजन के। अब सिर्फ हमारे पास संसाधन होने से विकास हो जाएगा? नहीं होगा। पीछे के पेजों में कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, याद होगा आपको। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके पास संसाधन प्रचुर मात्रा में है लेकिन विकास फिर भी नहीं हो रहा है। यदि विकास करना है तो संसाधन होने चाहिए, ये पहली शर्त है। साथ ही साथ प्रौद्योगिकी हो और संस्थाएं भी होनी चाहिए, तभी विकास होगा। जब भारत में अंग्रेजी शासन था, हमारे पास संसाधन तो थे लेकिन प्रौद्योगिकी नहीं थी। अंग्रेज बहुत चालाक थे, उनके पास प्रौद्योगिकी थी, मशीनें थी, लेकिन संसाधन नहीं थे। इसके लिए वो पहुंचे भारत जैसे संसाधन संपन्न देशों में, प्रौद्योगिकी की सहायता से संसाधनों का विकास किया और लाभ कमाया, अपना भी विकास किया। जिन देशों के पास संसाधन थे उनका विकास नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि विकास करना है तो संसाधन होने चाहिए, साथ ही साथ उपयुक्त प्रौद्योगिकी भी होनी चाहिए। अब देशों को विकास तो चाहिए लेकिन संसाधनों का संरक्षण भी करना है। क्यों? पीछे के पेजों में हमने पढ़ा है, फिर भी आपको याद दिला देते हैं। पर्यावरणीय समस्याएं आती हैं, समाज 2 वर्गों में बट गया है, अमीर और गरीब, ऐसे ही और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो संसाधन संरक्षण का जो मुद्दा है उसे अभी से नहीं उठाया गया है, बहुत पहले से बात चल रही है। वैश्विक स्तर पर भी और कई ऐसे भारतीय भी हैं जिन्होंने संसाधनों के संरक्षण की बात कही है, जैसे कि महात्मा गांधी। संसाधन संरक्षण के बारे में उन्होंने क्या कहा है उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। संसाधन संरक्षण के विषय में गांधी जी का क्या कहना है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, यानी हमारे पास इतने संसाधन है कि हर व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। लेकिन लालच, कहते हैं ना, लालच का कोई अंत नहीं होता, यही गांधी जी ने कहा है। आवश्यकताओं को तो पूरा किया जा सकता है लेकिन लालच को नहीं। यदि लालचवश संसाधनों का विकास करते रहे तो क्या होगा? समस्याएं आएंगी। तो गांधी जी ने कहा है कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है, यानी आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं लेकिन किसी के लालच को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं होता। अब जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में ये डाउट रहता है कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, यहीं से आते हैं। यूपीएससी में भी पूछा गया है, गांधी जी के द्वारा संसाधन संरक्षण पर जो ये विचार व्यक्त किए गए हैं ना, यही सेम पूछा गया है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव
एग्जाम की तैयारी करें, एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है। ये हमने समझ लिया कि संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। अब भूमि संसाधन को समझेंगे, लेकिन अगले पेज पर। यहाँ तक हमने क्या समझा है, एक बार उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने संसाधन का मतलब समझा है, उसके बाद विभिन्न आधारों पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, उसको समझा है। फिर मानव ने अपने लालचवश संसाधनों का अति उपयोग किया है, जिससे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। उन समस्याओं को हमने समझा है। समस्याओं के बाद हमने सतत पोषण या विकास का मतलब समझा है। क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए हमें इन संसाधनों का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इनका उपयोग कर सके। फिर हमने संसाधन नियोजन समझा है, यानी संसाधनों का किस तरह नियोजन किया जा सकता है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण संसाधनों का जिक्र इस पाठ में किया गया है, जैसे कि भू संसाधन और मृदा संसाधन। इनको भी एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले भू संसाधन के बारे में समझेंगे। भूमि जिस पर हम रहते हैं, अनेकों आर्थिक कार्य भी करते हैं, यानी अलग अलग तरह से हम भूमि का उपयोग करते हैं। ये भूमि क्या है? ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है, यानी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं, ये जो सारे काम होते हैं भूमि पर ही तो होते हैं। लेकिन भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि जितनी है उतनी ही रहेगी, बढ़ा सकते हैं नहीं। भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हैं। है तो ये सीमित संसाधन, तो किस तरह से उपयोग करना चाहिए? सोच समझकर, यानी इसका उपयोग सावधानी पूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। हमारे देश भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे कि कहीं पर पहाड़ है, सबसे अच्छा उदाहरण है हिमालय पर्वत श्रृंखला। कहीं पर पठार है, जैसे कि दक्कन का पठार। मैदान है, जैसे कि उत्तरी मैदान। फिर कहीं पर द्वीप समूह है। 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा है, याद होना चाहिए आपको। तो द्वीप समूह के उदाहरण आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि कई तरह की भू आकृतियां भारत में मिलती हैं। जो मैदान है वो पूरे भू क्षेत्र के 43% भाग पर फैले हुए हैं। भारत का जो पूरा क्षेत्र है वो 100% है, तो 100 में से 43% क्षेत्र में मैदान फैले हुए हैं। जो पहाड़ है वो 30% भाग पर फैले हुए हैं और 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इनको टोटल करेंगे तो ये 100% आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इतने प्रतिशत भाग पर मैदान है, इतने प्रतिशत भाग पर क्या है? पठार है। और ये जो क्षेत्र है 30% वाला, इतने क्षेत्र में पहाड़ है। तो भारत में भू आकृतियों के अंतर्गत इतने इतने प्रतिशत क्षेत्र विस्तृत है। अब जो भूमि है उसका उपयोग किस किस तरह से किया जा सकता है उसको समझेंगे, लेकिन अगले पेज पर। पिछले पेज में हमने क्या समझा है कि भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इसका उपयोग हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए। उसके बाद हमने ये समझा कि भारत में भू आकृतियों के अंतर्गत कितना कितना प्रतिशत क्षेत्र फैला हुआ है। अब इस पेज में हम भूमि के उपयोग को पढ़ेंगे, यानी भूमि का उपयोग हम किस किस तरह से करते हैं। सिर्फ खेती तो नहीं करते हम, या फिर पूरी भूमि पर वन देखने को मिलते हो, ऐसा भी नहीं है। तो भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। किन किन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे कि भूमि के कुछ भाग पर वन पाए जाते हैं, इस तरह से हम भूमि का उपयोग करते हैं। दूसरा, वो भूमि जिस पर हम खेती नहीं कर सकते। इसमें कौन कौन सी भूमि आती है? एक तो बंजर भूमि आती है। दूसरा, वो भूमि आती है जहाँ पर इमारतें हैं, सड़क, उद्योग इत्यादि हैं। इन स्थानों पर भी हम खेती नहीं कर सकते। तो कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि में कौन कौन सी आ गई? एक तो बंजर जमीन आ गई। दूसरा, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जहाँ पर इमारतें हैं, सड़क है, उद्योग है, वो वाली भूमि। यहाँ पर भी हम खेती नहीं कर सकते और यहाँ पर भी हम खेती नहीं कर सकते। तीसरा, प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। इसमें कौन कौन सी भूमि शामिल है? एक तो स्थायी चारागाहें। दूसरा, विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन आने वाली भूमि, यानी थोड़े से क्षेत्र में जहाँ कई सारे पेड़ लगे हों, वो क्षेत्र भी अन्य कृषि अयोग्य भूमि में आएगा। इसे हम शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं करेंगे। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का मतलब क्या होता है, इसको हम अगले पेज में समझेंगे। तो अन्य कृषि अयोग्य भूमि जिस पर खेती नहीं की जा सकती, उसमें ये भूमि आ गई। आगे के पॉइंट्स के लिए अगले पेज पर चलते हैं। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि में कौन कौन सी भूमि शामिल है
एक तो स्थायी चारागाहें पिछले पेज में हमने समझा है, दूसरा वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन जो भूमि आती है वो भी इसमें शामिल होगी। ये 2 पॉइंट हमने पिछले पेज में समझे हैं। तीसरा क्या आता है अन्य कृषि अयोग्य भूमि में? कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ पर 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो। तो भू संसाधनों का उपयोग हम किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं? एक तो भूमि पर वन पाए जाते हैं, दूसरा कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि जहाँ हम खेती नहीं कर सकते, उसमें कौन कौन सी भूमि शामिल होगी? बंजर भूमि, और वो भूमि जहाँ पर इमारतें हैं, सड़कें हैं, उद्योग हैं। तीसरा अन्य कृषि अयोग्य भूमि, इसमें क्या क्या शामिल है? स्थायी चारागाहें, वृक्ष फसलें और उपवनों के अधीन भूमि, और कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ पर 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो। चौथा परती भूमि, इसमें कौन कौन सी भूमि शामिल होती है? एक तो वर्तमान परती जहाँ पर 1 कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो। दूसरा पुरातन परती, एक तो वर्तमान परती हो गई जिसमें 1 कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो, वो वाली भूमि आएगी वर्तमान परती में। पुरातन परती में कौन सी भूमि शामिल होती है? जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो। अंतर समझ में आ गया होगा आपको वर्तमान परती में और पुरातन परती में। फिर शुद्ध बोया गया क्षेत्र, इसका क्या मतलब है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र वो भूमि है जिस पर प्रत्येक कृषि वर्ष में कम से कम 1 फसल बोई जाती है, इसे निवल बोया गया क्षेत्र भी कहते हैं। एक आता है सकल कृषि क्षेत्र, इसका क्या मतलब है? शुद्ध बोए गए क्षेत्र में, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का मतलब क्या होता है? वो भूमि जिस पर प्रत्येक कृषि वर्ष में कम से कम 1 बार फसल बोई गई हो। इस शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वर्ष में 1 बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को जोड़ देंगे तो सकल कृषि क्षेत्र कहलाएगा। एक किसान ने अपने खेत में 1 कृषि वर्ष में 1 फसल बोई, उसको हम शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल करेंगे। वहीं दूसरे किसान ने 1 कृषि वर्ष में 1 से ज्यादा फसलें बोई हैं, उसको हम 1 बार से अधिक बोए गए क्षेत्र में शामिल करेंगे क्योंकि उसने 1 कृषि वर्ष में 2 या 3 फसलें बोई हैं। तो जब हम 1 बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? सकल कृषि क्षेत्र मिलेगा। ये थोड़ा कठिन लग सकता है आपको, लेकिन 1-2 बार जब वीडियो देखोगे और किताब पढ़ोगे तो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने समझा कि भूमि का उपयोग हम किन किन उद्देश्यों से करते हैं। अब भारत में भूमि का उपयोग किस तरह से हो रहा है उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। भूमि संसाधन का उपयोग किन किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है वो हमने पिछले पेज में समझ लिया है। अब हमारे देश भारत में भूमि का उपयोग हम किस तरह से कर रहे हैं उसको हम यहाँ इस पेज में समझेंगे। तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले कुछ तत्व हैं, जैसे कि भू आकृति, जलवायु और मृदा। यानी भू आकृति कैसी है? पहाड़ है, मैदान है। जलवायु किस तरह की है? मृदा का प्रकार कौन सा है? अब खेती करनी है, अलग अलग प्रकार की फसलें उगानी है, तो अलग अलग प्रकार की फसलें उगाने के लिए जलवायु भी अलग तरह की होगी, मृदा का प्रकार भी अलग तरह का होगा। ये हो गए प्राकृतिक कारक जो भू उपयोग को निर्धारित करते हैं। दूसरे हैं मानवीय कारक, जैसे कि जनसंख्या घनत्व, संस्कृति और परंपराएं। अब शहरों में तो जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, तो वहाँ हम भू संसाधन का उपयोग कैसे करते हैं? फैक्ट्रियां और उद्योग लगाकर, खेती तो नहीं कर सकते ना शहरों में। अब हमारा जो देश है भारत, उसका कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके 93% भाग के ही भू उपयोग के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। बची 7% भूमि, उसके भू उपयोग के आंकड़े हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्वोत्तर के जो प्रांत हैं उनमें असम को छोड़कर जो अन्य प्रांत हैं, जो अन्य राज्य हैं, उनके सूचित क्षेत्र के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो क्षेत्र पाकिस्तान और चीन ने कब्जा कर रखा है, उन क्षेत्रों का भी सर्वेक्षण नहीं हुआ है। यानी इन क्षेत्रों के भू उपयोग के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो स्थायी चारागाह हैं, उनके अंतर्गत भूमि कम हुई है। स्थायी चारागाह के अंतर्गत भूमि 1960-61 में कितनी थी? 4.71%। अब कितनी हो गई है? 3.3%। इसी तरह से वन क्षेत्र में 18.11% भूमि थी 1960-61 में, अब कितनी हो गई है? 23.3%। यानी अब वन में भू उपयोग क्षेत्र बढ़ा है 2014-15 में। आगे के पॉइंट्स के लिए अगले पेज पर चलते हैं।
वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है। अन्य प्रतिभूमि कौन सी है? पीछे के पेजों में हमने पढ़ा है, ऐसी भूमि जिस पर 1 से 5 वर्ष तक खेती न की गई हो। यानी खेती कर सकते हैं लेकिन खेती करने की लागत बहुत ज्यादा होगी। यदि हम इस भूमि को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लें तब भी सूचित क्षेत्र के 54% हिस्से पर ही खेती होती है। अब शुद्ध बोए गए क्षेत्र का मतलब क्या होता है? पीछे के पेजों में आपको बताया गया है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। अब ये जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है इसका प्रतिशत भी अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा है, इन राज्यों में 80% भूमि पर खेती की जाती है। वहीं दूसरे राज्य हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनमें 10% से भी कम भूमि पर खेती की जाती है। अब आप ये सोचोगे कि पंजाब हरियाणा में तो इतने बड़े क्षेत्र में खेती की जाती है 80%, वहीं कुछ राज्यों में बहुत कम भूमि पर खेती की जाती है, ऐसा क्यों है? पंजाब और हरियाणा जो राज्य है वो मैदानी क्षेत्र में आते हैं। अन्य राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम, मणिपुर, यहाँ पर पहाड़ है, खेती के लिए भूमि कम उपलब्ध है और खेती करना कहीं ना कहीं मुश्किल भी है। फिर वन है, वन के अंतर्गत क्षेत्र भी काफी कम है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भौगोलिक क्षेत्र पर वन होने चाहिए, लेकिन चित्र क्या बता रहा है? 23.3% भौगोलिक क्षेत्र पर वन है, यानी जो निर्धारित किया गया है उससे तो कम है। अब कोई तो कारण होगा कि 33% क्यों होना चाहिए वन क्षेत्र? पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना जरूरी है। अगर पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ गया तो कई तरह की समस्याएं आएंगी, आ भी रही हैं, जैसे कि तापमान में बढ़ोतरी, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण और भी कई सारी समस्याएं। दूसरा, वनों के पास जो लोग रहते हैं उनकी आजीविका वनों पर निर्भर करती है। फिर बंजर भूमि, इसमें क्या क्या शामिल है? पहाड़ी चट्टानें, सूखी मरुस्थलीय भूमि, इन पर हम खेती नहीं कर सकते। फिर गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जहाँ पर बस्तियां हैं, सड़कें हैं, उद्योग हैं, ये सब, यहाँ पर भी खेती नहीं हो रही है। तो भारत में भू संसाधन का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है ये हमने समझ लिया है। अब ये भूमि संसाधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लगातार उपयोग के कारण इसका निम्नीकरण हो रहा है। इसके क्या कारण है, कैसे रोका जाए, यानी क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पिछले पेज में हमने क्या समझा है कि भारत में भूमि का उपयोग हम किस तरह से कर रहे हैं। भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर वन है, कितने प्रतिशत भाग पर खेती हो रही है, ये हमने समझा है पिछले पेजों में। वहीं देखा जाए तो भूमि हमारे लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मानव द्वारा लगातार उपयोग करने के कारण इसका निम्नीकरण हो रहा है। तो निम्नीकरण के क्या कारण है, उन कारणों को हम यहाँ पर समझेंगे और भूमि संसाधन का कैसे संरक्षण किया जा सकता है, संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, उन उपायों को हम यहाँ पर समझेंगे। अब देखो, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग पहले हमारे पूर्वज किया करते थे, आज हम कर रहे हैं, आगे भावी पीढ़ी इसी भूमि का उपयोग करेंगी। अब जो रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भूमि से ही पूरी हो रही हैं। खाने के लिए भोजन कहाँ से मिलता है? भूमि से। अनाज और सब्जियां उगाते हैं हम। रहने के लिए मकान कहाँ बनाते हैं? भूमि पर। अब आप ये कहोगे कि चलो भोजन तो हमें भूमि से मिलता है, रहने के लिए मकान भी हम भूमि पर बनाते हैं, लेकिन कपड़े तो उगते नहीं देखे हमने। देखा है कहीं जिंस का खेत हो, कहीं धोतियां उगाई जा रही हैं? नहीं। लेकिन कपड़ों को बनाने के लिए कच्चा माल तो कहीं ना कहीं से आता होगा। कपास तो उगाया जाता है, नाम सुना होगा आपने। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि भूमि से हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, लेकिन मानव क्रियाकलापों के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है, भूमि को नुकसान पहुंचा है। यानी मानव क्रियाकलापों के कारण भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को बल मिला है। अब भूमि निम्नीकरण के क्या क्या कारण हैं, एक एक करके उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है वनोन्मूलन। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? वनों को काट रहे हैं। फॉरेस्ट एरिया कवर 33% होना चाहिए राष्ट्रीय वन नीति 1952
51 के हिसाब से, लेकिन है कितना? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। पीछे के पेज में बताया गया है 33% से कम है। पेड़ों की जड़ें भूमि को बांधे रखती हैं, यानी निम्नीकरण को रोकती हैं। अब जंगल ही काट दिए तो भूमि को तो नुकसान ही पहुंचेगा, सीधी सी बात है। दूसरा, अति पशुचारण। अति पशुचारण भी भूमि निम्नीकरण का कारण है। जब पशु चरते हैं तो घास हट जाती है, जिससे क्या होता है, मिट्टी ढीली हो जाती है। फिर चाहे हवा उड़ा कर ले जाए, पानी बहा कर ले जाए, निम्नीकरण तो निम्नीकरण है, यानी नुकसान तो पहुंचाना भूमि को। ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा क्या है? खनन। खनिज पदार्थों को प्राप्त करने के लिए हमने खाइयां खोद ली, लेकिन भूमि का क्या, उसके बारे में भी तो सोचो। खनन करने से मिट्टी ढीली हो गई, परिणाम क्या? भूमि निम्नीकरण। फिर अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई से भी भूमि निम्नीकरण होता है। इससे मृदा में लवणीयता और क्षारता बढ़ जाती है। तो ये तो कारण हो गए भूमि निम्नीकरण के। अब भूमि निम्नीकरण की समस्या को रोकना भी तो है, तो क्या तरीके हो सकते हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है वनारोपण। वनों को काटा है हमने, उससे भूमि निम्नीकरण हुआ है, तो क्या करना होगा? पेड़ लगाने होंगे। दूसरा, पशुचारण नियंत्रण, यानी चारागाहों का उचित प्रबंधन करना होगा। तीसरा, जो रेतीले टीले हैं उन पर झाड़ियां लगाकर उनको स्थिर कर सकते हैं, यानी भूमि के कटाव को रोक सकते हैं। चौथा, खनन नियंत्रण करके, और जो औद्योगिक जल होता है उसका परिष्करण करके यदि छोड़ा जाए तो भूमि प्रदूषण को भी हम रोक सकते हैं। तो ये तो हमने समझे भूमि निम्नीकरण के कुछ कारण और उनका समाधान। अब बारी आती है मृदा संसाधन की। इसको समझेंगे लेकिन अगले पेज से। पिछले पेजों में हमने भूमि संसाधन के बारे में समझा है, यहाँ पर हम मृदा संसाधन के बारे में समझेंगे। मृदा यानी मिट्टी भी एक संसाधन है। किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरण योग्य संसाधन कौन से होते हैं? ये वे संसाधन होते हैं जिनको भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः पूरित किया जा सकता है। आसान भाषा में कहा जाए तो नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कुछ समय बाद अपने आप को पुनः पूरित कर लेते हैं। तो मृदा नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम मृदा का बिना सोचे समझे उपयोग करें, क्योंकि कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो मृदा का उपयोग भी हमें सोच समझकर करना चाहिए। और जो ये मिट्टी होती है, मृदा होती है, इसको बनने में कुछ कारकों का योगदान होता है। कौन कौन से? उचावच, जनक, शैल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ और समय। उचावच का साधारण सा मतलब ऊंचाई से है। पहाड़ी क्षेत्र में अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है, जो पठारी क्षेत्र होता है वहाँ दूसरे प्रकार की मिट्टी मिलती है, और मैदानों में अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। हमारा जो भारत है, भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। उन चट्टानों के हिसाब से ही उन क्षेत्रों में मृदा का निर्माण होता है, यानी जिस प्रकार की जनक शैल होगी उसी के हिसाब से मृदा का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे माता पिता वैसे बच्चे। आई बात समझ में? जलवायु भी मृदा निर्माण में योगदान देती है। शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में कैसी मृदा मिलेगी? रेतीली मिट्टी। फिर आते हैं वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ। देखो, पेड़ों की टहनियां टूट जाती हैं, पत्तियां झड़ती हैं, पेड़ गिर जाते हैं, जीव जंतु मर जाते हैं। ये क्या करते हैं? मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, यानी इनसे भी मिट्टी का निर्माण होता है। फिर आता है समय। समय भी मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि किसी भी चीज को उठा लो, किसी भी चीज को बनने में समय तो लगता ही है, तो मृदा को बनने में भी समय लगेगा। तो कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि उचावच, जनक शैल, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ और समय, ये सब मिलकर किसी क्षेत्र की मृदा को बनने में योगदान देते हैं। इनसे ये भी निर्धारित होता है कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा मिलेगी। जैसे कि राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ शुष्क जलवायु है, पेड़ पौधे कम है, तापमान ज्यादा होता है, तो इस क्षेत्र में मृदा कैसी मिलती है? रेतीली, ह्यूमस की मात्रा कम होती है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको छोटा सा उदाहरण दिया गया है कि कैसे ये कारक मृदा निर्माण में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद कुछ प्राकृतिक क्रियाएं भी होती हैं जो मृदा निर्माण में सहायता करती हैं, जैसे कि तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन क्रियाएं। तो मृदा के निर्माण में इनका भी योगदान रहता है। अब जो ये मृदा संसाधन है, ऐसा तो नहीं होता कि हर जगह एक जैसी मृदा पाई जाती है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो मृदा का भी वर्गीकरण किया गया है। अलग अलग प्रकार की मृदा की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो मृदा का किस तरह से वर्गीकरण किया गया है उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। हमारे भारत में जितनी भी प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, उनका निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों के आधार पर, मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं पिछले पेज में हमने समझा है। उच्चावच, जनक, शैल, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ और समय, इनके आधार पर मृदा का वर्गीकरण किया गया है। फिर रंग के आधार पर, रंग के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि ये लाल मृदा है या काली, गहराई के आधार पर। उसके बाद गठन के आधार पर, यानी मृदा का गठन कैसा है, मोटे कणों वाली मृदा है या महीन कणों वाली। फिर आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर, आयु के आधार पर पुरानी मृदा है या नई। फिर रासायनिक और भौतिक गुण धर्मों के आधार पर, यानी किन पोषक तत्वों की कमी है, किन पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। इन सब आधारों पर भारत में मृदाओं का वर्गीकरण किया गया है। हमारे भारत में अनेक प्रकार की उच्चावच भू आकृतियां, जलवायु, वनस्पतियां पाई जाती हैं। जैसे कि कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। जलवायु में भी भिन्नता देखने को मिलती है। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वो ठंडे रहते हैं, कहीं वर्षा अधिक मात्रा में होती है और कहीं बहुत कम मात्रा में होती है। ऐसे ही वनस्पति में भी भिन्नता देखने को मिलती है। कहीं सदाबहार वन है तो कहीं कटीली झाड़ियां हैं। तो ये सब कारण है जिनसे भारत में अनेकों प्रकार की मृदाओं का निर्माण हुआ है। जैसे कि जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थली मृदा, वन मृदा। तो भारत में मृदाओं का ये वर्गीकरण देखने को मिलता है। अब इनको एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले आती है जलोढ़ मृदा। इसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पिछले पेज में हमने क्या समझा था कि भारत में जो मृदाएं पाई जाती हैं उनका विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। तो उस वर्गीकरण में सबसे पहले आती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के बारे में हम इस पेज में समझेंगे। ये जो मृदा है भारत में विस्तृत रूप से फैली है और देश की महत्वपूर्ण मृदा है। कैसे? जो पूरा उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मृदा से बना है। ये पूरा का पूरा लाइट ग्रीन का क्षेत्र देख रहे हो ना, यहाँ पर भारत में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और ये जो जलोढ़ मृदा है ना बहुत उपजाऊ है, यानी खेती अच्छी होती है। खेती अच्छी होती है तो जनसंख्या घनत्व भी इस क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलता है। अब इस मृदा का निर्माण कैसे होता है वो समझेंगे। हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और इन तीनों नदियों की जो सहायक नदियां हैं अपने साथ जो निक्षेप लाती हैं, जैसे कि मिट्टी के कण, कंकड़, पत्थर, इन निक्षेपों से ही जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। यानी ये तीनों नदियां अपने साथ बहुत सारी मात्रा में निक्षेप लाती हैं और उत्तरी मैदान में छोड़ देती हैं। इन निक्षेपों से ही इस जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। फिर एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। यानी ये पतली सी गली देख रहे हो, इससे होते हुए जलोढ़ मृदा राजस्थान और गुजरात में भी हमें मिलती है। और पूर्वी तट पर जो मैदान है विशेष रूप से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं वो भी जलोढ़ मृदा से ही बने हैं। यानी इन क्षेत्रों में भी हमें जलोढ़ मृदा मिलती है। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, भारत के किन किन क्षेत्रों में ये मृदा मिलती है, ये हमने समझ लिया है। आगे के पॉइंट्स के लिए अगले पेज पर चलते हैं। पिछले पेज में हमने जलोढ़ मृदा के बारे में समझा है। क्या क्या समझा है एक बार उसको दोहरा लेते हैं। जो पूरा उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मृदा से बना है। ये पूरा जो लाइट ग्रीन का क्षेत्र है यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। हिमालय से निकलने वाली 3 महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ये नदियाँ अपने साथ निक्षेप लाती हैं। उन निक्षेपों से ही जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है, ये हमने समझा था। तीसरा पॉइंट हमने क्या समझा था कि एक संकरे गलियारे से ये मृदाएं राजस्थान
राजस्थान और गुजरात में भी फैली हुई हैं। ये 3 पॉइंट हमने पिछले पेज में समझे थे। अब आगे के पॉइंट्स इस पेज में समझेंगे। जो जलोढ़ मृदा है उसमें रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। यानी जलोढ़ मृदा में रेत भी मिलेगा, सिल्ट भी मिलेगा और कंकड़ पत्थर भी मिलेंगे, लेकिन रेत, सिल्ट और मृत्तिका का जो अनुपात है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देखने को मिलता है। नदी घाटी के ऊपरी भागों में जो ढाल भंग होता है उसके समीप ये मृदाएं मोटे कण वाली होती हैं और पर्वतों की तलहटी में जो मैदान बने होते हैं जैसे कि द्वार, चौ क्षेत्र और तराई, इन पे आमतौर पर अलग अलग अनुपात हमें देखने को मिलता है। कहीं पर रेत और सिल्ट का अनुपात ज्यादा होगा, मृत्तिका का कम होगा, कहीं पर मृत्तिका का अनुपात ज्यादा होगा, रेत और सिल्ट का कम होगा, जैसे कि द्वार क्षेत्र। अब ये क्या है? पूर्वोत्तर में हिमालय की जो तलहटी है उसे द्वार कहा जाता है। यहाँ पर जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है उसमें रेत, सिल्ट और मृत्तिका का अनुपात अलग होता है। और जो चौ क्षेत्र है यानी उत्तर भारत में जो हिमालय की तलहटी है उसको चौ क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका का अनुपात अलग होता है। और जो तराई क्षेत्र है उत्तर भारत में हिमालय की तलहटी में दलदली भूमि होती है। इस दलदली भूमि में क्या होता है? जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका का अनुपात अलग होता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका का अलग अलग अनुपात हमें देखने को मिलता है। कहीं पर कंकड़ पत्थर ज्यादा मिलेंगे, कहीं पर रेत का अनुपात ज्यादा मिलेगा, कहीं पर सिल्ट का अनुपात ज्यादा मिलेगा। यानी विभिन्न अनुपात हमें देखने को मिलते हैं। अब जो जलोढ़ मृदा होती है उसकी पहचान उसकी आयु से भी होती है। जब सुनेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि एज के हिसाब से भी मृदा की पहचान की जा सकती है। तो हाँ, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार होते हैं। एक पुराना जलोढ़ जिसे बांगर कहते हैं, दूसरा नया जलोढ़ जिसे खादर कहा जाता है। बांगर मृदा में क्या होता है? कंकड़ पत्थरों की मात्रा ज्यादा होती है। जो मिट्टी के बारीक कण होंगे वो भी मिलेंगे लेकिन कंकरों की संख्या ज्यादा होगी, यानी मोटे मोटे कंकड़ पत्थर देखने को मिलते हैं। नए जलोढ़ या खादर में क्या होता है? बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। यानी नए जलोढ़ में जो महीन कण होंगे वो ज्यादा मात्रा में होंगे। जो जलोढ़ मृदा है वो पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त होती है, जिससे कि इस मृदा में गन्ने, चावल, गेहूं, दालें ये सारी फसलें उगाई जाती हैं। ये हमने समझा जलोढ़ मृदा के बारे में। अब जो दूसरी मृदा आती है वो है काली मृदा। उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पिछले पेज में हमने जलोढ़ मृदा के बारे में समझा है। जलोढ़ मृदा के बाद आती है काली मृदा। ये जो मृदा होती है इसका रंग काला होता है, नाम से ही समझ में आ गया होगा। और इसे रेगर मृदा भी कहते हैं। इसका एक और नाम है काली कपास मृदा। एक मिट्टी के 3 नाम। अब इसे कपासी मृदा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मृदा में कपास की खेती काफी अच्छी होती है। काली मृदा जो है वो लावा जनक शैलों से बनी है, यानी भूपर्पटी में दरार पड़ी, मैग्मा बाहर निकला, इधर उधर फैल गया, फिर ठंडा होकर जम गया। इसी से ही काली मृदा का निर्माण हुआ है। यानी ये जमा हुआ लावा ही जनक शैल का काम करता है। सिर्फ जनक शैल से ही मृदा का निर्माण नहीं हो जाता, इसके अलावा और भी कारक होते हैं जो मृदा निर्माण में सहायता करते हैं। जनक शैल के अलावा जलवायु, तापमान, उच्चावच, वनस्पति और भी कई सारी चीजें होती हैं जो मृदा निर्माण में सहायता करती हैं। अब ये जो काली मृदा है वो भारत में किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर ये मृदा पाई जाती है। और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की जो घाटियां हैं उनमें भी ये मृदा मिलती है। मैप पर जो ये ग्रे कलर का क्षेत्र देख रहे हो ना, इस क्षेत्र में काली मृदा मिलती है भारत में। यहाँ पर थोड़े से क्षेत्र में, यहाँ पर ये छोटे छोटे क्षेत्र देख रहे हो ना, यहाँ पर भी काली मृदा ही मिलती है। तो भारत में इन क्षेत्रों में काली मृदा मिलती है जो ये ग्रे कलर से दिखाया गया है। आगे के पॉइंट्स के लिए अगले पेज पर चलते हैं।
पिछले पेज में काली मृदा से संबंधित 3 पॉइंट हमने समझे हैं। क्या क्या समझे हैं एक बार उसको दोहरा लेते हैं। जो काली मृदा है इसका रंग काला होता है, इसे रेगर मृदा भी कहते हैं और काली कपास मृदा भी कहते हैं। काली कपास मृदा क्यों कहते हैं पिछले पेज में समझाया गया है। उसके बाद हमने क्या समझा है कि जो काली मृदा है उसका निर्माण लावा जनक शैलों से हुआ है। अब सिर्फ जनक शैल से ही तो मृदा का निर्माण नहीं होता, और भी कारक होते हैं जो मृदा निर्माण में सहायता करते हैं। तीसरा पॉइंट हमने ये समझा था कि काली मृदा भारत में किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। ये जो ग्रे कलर का क्षेत्र देख रहे हो, इन क्षेत्रों में काली मृदा हमें मिलती है। ये 3 पॉइंट हमने पिछले पेज में समझ लिए हैं। अब चौथे पॉइंट में क्या बताया गया है उसे समझ लेते हैं। जो काली मृदा है वो बहुत महीन कणों से बनी है, यानी काली मृदा में जो कण होते हैं मिट्टी के वो बहुत छोटे होते हैं और इस मृदा की नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, यानी इस मिट्टी में नमी अच्छी खासी मिल जाती है। गर्मी के मौसम में क्या होता है, इस मृदा की ऊपरी परत सूख जाती है और इसमें दरारें दिखाई देती हैं। इस मृदा के कण बहुत बारीक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए ये गीली होने पर कैसी होती है, चिपचिपी होती है, जिससे इसको जोतना भी मुश्किल होता है। इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों की प्रचुरता होती है। ये पोषक तत्व इस मिट्टी में हमें प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, लेकिन फास्फोरस की कमी होती है। तो काली मृदा से संबंधित जितने भी पॉइंट थे वो हमने यहाँ पर समझ लिए हैं। काली मृदा के बाद आती है लाल और पीली मृदा। उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ तक हमने कौन कौन सी मृदाओं के बारे में समझ लिया है। एक तो हमने जलोढ़ मृदा के बारे में समझ लिया है, उसके बाद हमने काली मृदा के बारे में समझ लिया है। अब तीसरी जो मृदा आती है वो है लाल और पीली मृदा। इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले मैप पर देख लेते हैं कि ये मृदा भारत में किन किन क्षेत्रों में मिलती है। ये जो रेड कलर का क्षेत्र देख रहे हो ना मैप पर, इन क्षेत्रों में लाल और पीली मृदा मिलती है, यानी दक्कन के पठार का पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा जो है जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर ये मृदा हमें मिलती है। इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है इसलिए यहाँ पर पीली मृदा मिलती है, जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के दक्षिणी छोर पर, ये वाला छोर मध्य गंगा का दक्षिणी छोर, यहाँ पर ये मृदा मिलती है। और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर ये मृदा पाई जाती है। तो इन क्षेत्रों में ये मृदा हमें भारत में मिलती है। अब ये जो मृदा है इसका लाल रंग क्यों होता है, लौह धातु के कारण। ये जो क्षेत्र है जहाँ पर लाल और पीली मृदा पाई जाती है, इन क्षेत्रों में लौह अयस्क मिलता है। जब आग्नेय चट्टानों का विखंडन होता है तो साथ में जो लौह अयस्क होता है उसका भी विखंडन होता है। तो इस लौह अयस्क के विखंडन के कारण ही इस मृदा का रंग लाल होता है। दूसरा, इस मृदा का पीला रंग होता है जलयोजन के कारण। तो ये हमने समझी इस पेज में लाल और पीली मृदा, यानी लाल और पीली मृदा का विकास कैसे होता है, भारत में किन किन क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है, इस मृदा का रंग लाल और पीला क्यों होता है, ये हमने इस पेज में समझ लिया है। अब लाल और पीली मृदा के बाद बारी आती है लेटराइट मृदा को समझने की। उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पिछले पेज में हमने लाल और पीली मृदा के बारे में समझ लिया है, पढ़ लिया है अच्छे से। इस पेज में हम लेटराइट मृदा के बारे में समझेंगे। जो लेटराइट शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ईंट। तो ईंट कैसी होती है, यानी ईंट बनाने में किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, भुरभुरी प्रकार की मिट्टी का। उसी तरह की ये लेटराइट मृदा होती है, यानी भुरभुरी प्रकार की ये मृदा होती है। लेटराइट मृदा का विकास किन क्षेत्रों में होता है, जहाँ पर उच्च तापमान पाया जाता है और अत्यधिक वर्षा होती है। मैप पर जो ये क्षेत्र देख रहे हो, यहाँ पर लेटराइट मृदा पाई जाती है। तो इन क्षेत्रों में लेटराइट मृदा का विकास होता है, जहाँ पर तापमान उच्च होता है और अधिक वर्षा होती है। ये जो मृदा है भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। अब निक्षालन का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं, उसके बाद ही आप ये पॉइंट अच्छे से समझ पाओगे। तो क्या होता है निक्षालन का मतलब, मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो रिसकर नीचे के स्तरों में चले जाते हैं। जब ज्यादा वर्षा होती है तो क्या होता है, जो पानी होता है वो तो जमीन के नीचे ही जाएगा। जब पानी जमीन के नीचे
नीचे जाएगा तो इसका परिणाम क्या होगा? मृदा में जो पोषक तत्व होते हैं वो पानी के साथ नीचे के स्तरों में चले जाते हैं। इसे ही कहते हैं निक्षालन। तो भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन होता है, उसके बाद ही ये मृदा बनती है, यानी इस मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती है। कहने का मतलब ये है कि पानी के साथ पोषक तत्व तो नीचे के स्तरों में चले गए, तभी तो इस मृदा में पोषक तत्वों की कमी होगी ना। लेटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा भी कम पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? आपको याद होगा पिछले पॉइंट में हमने समझा है कि लेटराइट मृदा का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर उच्च तापमान रहता है। इस उच्च तापमान के कारण बैक्टीरिया जो जैविक पदार्थों को अपघटित करते हैं, ये बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। अब आप ही बताओ, जब जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाएंगे तो ह्यूमस का निर्माण कैसे होगा? नहीं होगा। इसलिए इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। हाँ, यदि हमें इस मृदा में खेती करनी है तो अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालने होंगे। ये मृदाएं मुख्य तौर पर किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और ओडिशा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में। ये जो गुलाबी रंग से मैप पर आपको दिखाया गया है, इन क्षेत्रों में लेटराइट मृदा पाई जाती है। ये हमने समझ लिया लेटराइट मृदा के बारे में। लेटराइट मृदा के बाद जो मृदा आती है वो है मरुस्थली मृदा। उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ तक हमने किन किन मृदाओं के बारे में पढ़ लिया है? तो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा और उसके बाद लेटराइट मृदा। इन मृदाओं के बारे में हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब बारी आती है मरुस्थली मृदा को समझने की। तो एक एक करके पॉइंट्स को समझ लेते हैं। जो मरुस्थली मृदा होती है उसका रंग लाल और भूरा होता है। रंग का हमें पता चल गया कैसे रंग की होती है, लाल और भूरे रंग की। वो क्षेत्र जहाँ पर ये मृदा मिलती है वहाँ कम वर्षा होती है। अब कम वर्षा क्यों होती है वो हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा है। कम वर्षा के साथ यहाँ पर तापमान भी उच्च पाया जाता है, इसलिए ये मृदा कैसी होती है? रेतीली। यानी मृदा के कण महीन नहीं होते बल्कि मोटे रहते हैं। तो रेतीली होती है ये मृदा और लवणीय भी होती है, यानी इस मृदा में नमक की मात्रा भी ज्यादा होती है। कुछ क्षेत्रों में तो नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल को वाष्प करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। तो सोचो ये मृदा कितनी लवणीय होती होगी। जो नमक हमारे खाने में एक स्वाद लाता है वो नमक इसी मृदा से जल को वाष्प करके अलग किया जाता है। अब नमक कहाँ से आता है, इस सवाल का उत्तर भी आपको मिल गया होगा। इस मिट्टी में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। ऐसा क्यों है? इस क्षेत्र में उच्च तापमान है, वर्षा कम होती है, तो पेड़ पौधे भी यहाँ पर कम होते हैं, यानी कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं। ह्यूमस के लिए पेड़ पौधे, जीव जंतु तो चाहिए ना। दूसरा, तापमान भी काफी उच्च रहता है, इसलिए जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो उच्च तापमान के कारण नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ह्यूमस का निर्माण नहीं हो पाता, इसलिए इस मृदा में ह्यूमस की कमी मिलती है। नमी की मात्रा कम इसलिए होती है क्योंकि उच्च तापमान रहता है और वर्षा भी कम होती है। इस मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। ये जो चूने के कंकरों की परत पाई जाती है, इससे क्या होता है? जल अंतः संयदन अवरुद्ध हो जाता है। अंतः संयदन का मतलब क्या है? जमीन के ऊपर जो पानी होता है मिट्टी में प्रवेश करता है, लेकिन चूने के कंकर जो नीचे के स्तरों में मिलते हैं ये जल अंतः संयदन को रोक देते हैं, यानी पानी को जमीन में जाने से रोक देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जल को मृदा के नीचे के स्तरों में जाने से रोकती है चूने के कंकरों की ये सतह है। तो जल अंतः संयदन का मतलब समझ में आ गया होगा। यदि इस मृदा में सही तरीके से सिंचाई की जाए तो उपजाऊ बनाया जा सकता है, खेती की जा सकती है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है। अब मैप पर देख लेते हैं मरुस्थली मृदा मिलती कहाँ है। ये जो हल्के पीले रंग से आपको दिखाया गया है ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में मरुस्थली मृदा मिलती है। ये हमने समझ लिए हैं मरुस्थली मृदा से संबंधित सारे पॉइंट्स। अब एक और मृदा का प्रकार बचता है, कौन सी? वन मृदा। उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर।
वन मृदा, ये हमारी लास्ट मृदा है। वन मृदाएं कहाँ मिलती हैं? पहाड़ों में। ये जो ग्रीन कलर का क्षेत्र मैप पर दिखाया गया है, इन क्षेत्रों में वन मृदा मिलती है। जैसे जैसे पर्वतीय पर्यावरण में अंतर आता है, मिट्टी के प्रकार में भी अंतर मिलता है। जैसे नदी घाटियों में ये मृदा कैसी रहती है? दोमट और सिल्टदार। पहाड़ों में क्या होता है? पानी के बहाव के साथ मिट्टी नीचे बहकर आती है, जो बारीक कण होती हैं वे बहकर नीचे आ जाते हैं। तो घाटियों में मृदा कैसी मिलती है? दोमट और सिल्टदार। परंतु पहाड़ों के जो ऊपरी ढाल हैं उन पर ये मृदा मोटे कणों वाली होती है। क्यों? क्योंकि बारीक कण तो पानी के साथ बहकर घाटियों में पहुंच गए, फिर बचा क्या? मोटे कण। इसलिए ऊपरी ढालों पर मृदा के कण कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। जिन क्षेत्रों में बर्फ रहती है वहां पर ये मृदा अधिशिलिक यानी एसिडिक होती है और ह्यूमस रहित होती है। अपरदन भी होता रहता है, यानी कटाव और बहाव लगातार होता रहता है। जो नदी घाटियों के निचले क्षेत्र हैं वहां पर ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। क्यों? जब नदी बहकर आती है तो मृदा की ऊपरी परत जो कि उपजाऊ होती है उसे अपने साथ बहाकर ले आती है और घाटी के निचले क्षेत्रों में छोड़ देती है। इसलिए घाटी के निचले क्षेत्रों में मृदा कैसी मिलती है? उपजाऊ मिलती है। ये हमने समझे भारत में मृदा के प्रकार। अब मृदा अपरदन को समझेंगे और मृदा का संरक्षण कैसे किया जाए इसे भी समझेंगे, लेकिन अगले पेज पर। पिछले पेज में हमने क्या समझा है वन मृदा के बारे में? तो मृदाओं का 6 भागों में जो वर्गीकरण किया गया है उसको हमने अच्छे से डिटेल में समझ लिया है। यहाँ पर हम मृदा अपरदन को समझेंगे, साथ ही साथ मृदा अपरदन के कारक कौन कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे और मृदा अपरदन के कुछ प्रकार दिए गए हैं उन प्रकारों को भी समझेंगे। मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझ लेते हैं। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। यानी मृदा का कटाव हो जाता है, मृदा बह जाती है, मिट्टी का ऊपरी आवरण हट जाता है, उसी को कहते हैं मृदा अपरदन। अब मृदा के अपरदन में कई कारकों का योगदान होता है। कई कारक जिम्मेदार होते हैं, मानव जनित कारक और प्राकृतिक कारक। मानव जनित कारकों में वनों का कटाव, अति पशुचारण और खनन, ये चीजें आती हैं। देखो, जहाँ पर ज्यादा वर्षा होती है वहाँ पर मृदा अपरदन भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पानी के साथ मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो बह जाती है। लेकिन उसी क्षेत्र में जहाँ पर ज्यादा वर्षा होती है और पेड़ पौधे भी अधिक मात्रा में है, यानी सघन वन है, तो मृदा अपरदन बहुत कम होगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, मिट्टी के कटाव को, मिट्टी को बहने से रोकती हैं। मानव ने क्या किया है? वनों को काट दिया है, इससे मृदा अपरदन अधिक हुआ है। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा है अति पशुचारण। जो घास का आवरण होता है वो मृदा अपरदन को रोकेगा, लेकिन अति पशुचारण से घास के आवरण में कमी आई है, परिणाम क्या हुआ है? मृदा अपरदन। ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा क्या है? निर्माण और खनन क्रियाएं, ये भी मृदा अपरदन को बढ़ाती हैं। जब निर्माण कार्य होता है, खनन क्रियाएं होती हैं, तो क्या होता है? मृदा की ऊपरी परत पर एक लेयर बिछ जाती है। अब मान लो किसी क्षेत्र में निर्माण कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य के दौरान सीमेंट के जो छोटे छोटे कण होंगे वो आसपास की मृदा पर बिछ जाते हैं। इससे क्या होता है? मृदा के उपजाऊपन में कमी आती है, मृदा का अपरदन होता है। ये हो गए मानव जनित कारक। प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं जो मृदा अपरदन करते हैं? हवा। वनों को हमने काट दिया, जो पेड़ पौधे थे वो मृदा को बांधे रखते थे, अब वन नहीं है तो मृदा अपरदन और आसान हो जाएगा। तेज हवा मृदा को अपने साथ उड़ा ले जाएगी। फिर हिम नदी और जल, ये कैसे मृदा का अपरदन करते हैं इसे हमने पीछे पॉइंट में समझा है, आपको याद होना चाहिए। तो ये हमने कुछ प्राकृतिक और मानव जनित कारक समझे जो मृदा अपरदन करते हैं। अब मृदा अपरदन के कुछ प्रकार दिए गए हैं, उनको एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है अवनलिका अपरदन। इसमें क्या होता है? बहता हुआ जल मिट्टी को काट देता है, जिससे गहरी वाहिकाएं बन जाती हैं, यानी गहरी अवनलिकाएं बन जाती हैं। इसी को कहते हैं अवनलिका अपरदन। दूसरा है चादर अपरदन। कई बार देखा होगा आपने, खेत में पानी भर गया, यानी जल ने मृदा को ढक लिया। अब हम खेत से पानी निकालना चाहें तो क्या होगा? पानी तो खेत से बाहर निकलेगा ही, साथ में मृदा को भी बहाकर ले जाता है, यानी ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे ही कहते हैं चादर अपरदन। तीसरा है पवन अपरदन। गर्मियों में आंधी
आंधियां चलती हैं, देखा होगा आपने, सिर्फ तेज हवाएं नहीं चलती, हवा में धूल के कण भी होते हैं। ये क्या है? मृदा ही तो है। तो हवा क्या करती है? मृदा की ऊपरी परत को उड़ा ले जाती है, इसे पवन अपर्दन कहते हैं। फिर गलत ढंग से हल चलाने से भी मृदा का अपर्दन होता है। ढाल वाली भूमि पर यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ हल चलाएंगे तो क्या होगा? वाहिकाएं बन जाती हैं, जिससे कि पानी आसानी से मृदा का कटाव कर देता है। तो ये हमने समझे मृदा अपर्दन के कारक और प्रकार। अब मृदा अपर्दन को रोकेंगे कैसे? क्योंकि मृदा बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक कारक है, यानी मृदा संरक्षण करने के तरीके क्या क्या हैं, उनको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पिछले पेज में हमने क्या क्या समझा है कि मृदा अपर्दन का मतलब क्या होता है। उसके बाद मृदा अपर्दन के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं उनको समझा है। फिर मृदा अपर्दन के कुछ प्रकार दिए गए हैं, जैसे कि अवनलिका अपर्दन, जल अपर्दन, चादर अपर्दन, उनको हमने अच्छे से समझ लिया है। अब मृदा का संरक्षण करने की जरूरत है, तो मृदा संरक्षण के तरीके क्या क्या है उनको यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहला तरीका है समोच्च जुताई। इसमें क्या होता है? ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाकर जुताई की जाती है। ये जो समोच्च रेखाएं हैं, इनके समांतर जुताई की जाती है, यानी बहते जल को नियंत्रित किया जा सकता है। पहाड़ से पानी बहकर आता है तो गति काफी तेज होती है, समोच्च जुताई की जाएगी तो पानी की गति कम की जा सकती है, इससे मृदा अपर्दन भी कम होगा। दूसरा है पट्टी कृषि। इसमें क्या होता है? अलग अलग पट्टी में अलग अलग फसलें लगाई जाती हैं। अब मान लो ये एक खेत है, इस पट्टी में एक फसल लगा दी, अगली पट्टी में कोई और फसल लगा दी, उससे अगली पट्टी में कोई और फसल लगा दी। इससे फायदा क्या है? एक तो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखा जा सकता है, दूसरा मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है, यानी हवा और पानी की गति को धीमा करके मृदा के कटाव को रोका जा सकता है, मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। तीसरा है सीढ़ीदार कृषि। इसमें क्या होता है? पहाड़ पर ऐसे सीढ़ियां बना दी जाती है और यहाँ पर छोटे छोटे खेत बनाए जाते हैं और खेती की जाती है। जो पानी का बहाव होता है उसे कम किया जा सकता है। जब पानी का बहाव कम होगा तो मृदा अपर्दन भी कम होगा। चौथा है रक्षक मेखला। इसमें क्या होता है? फसलों के बीच पेड़ों की कतारें लगा दी जाती हैं। अब मान लो ये एक खेत है, यहाँ पर पेड़ों की कतारें लगा दी, यहाँ पर पेड़ों की कतारें लगा दी, यहाँ पर बीच में पेड़ों की कतारें लगा दी, यहाँ पर फसलें बो दी गई हैं। तो ये पेड़ों की कतारें रक्षक मेखला का काम करती हैं। इससे एक तो फसलों की सुरक्षा होती है, तेज चलने वाली हवाएं फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाती, साथ ही साथ मृदा के अपर्दन को भी रोकती हैं। तो ये हमने समझा कि किन तरीकों को अपनाकर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। इसी के साथ ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। पुस्तक में पाठ के पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं उनको और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक अलग वीडियो में कराया गया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को भी देख लेना है और पाठ को अच्छे से समझ लेना है। साथ ही साथ इस पाठ से संबंधित नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, उन सब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।